जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, कल जब रिपोर्ट आया कि अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से बोइंग कंपनी को F-15EX एयरक्राफ्ट के भारत को ऑफर करने का परमिशन दे दिया गया है, तो उसके बाद से ही बोइंग के F-15EX को MMRCA टेंडर में एक मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। वैसे अगर देखें तो पिछले साल ही इन बातों को चर्चा में लाया जा चुका था कि बोइंग F-15EX इंडिया के $18 बिलियन के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में शामिल होगा, पर खाली इंतजार था तो ये ऑफिशियल कंफर्मेशन का। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि बोइंग के F-15EX में ऐसे कई सारे कमजोरी है जिसके वजह से इंडियन एयरफोर्स द्वारा इन एयरक्राफ्ट को चुना नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे कुछ कारणों के बारे में बताऊंगा जो बोइंग F-15EX एयरक्राफ्ट को MMRCA टेंडर में कमजोर बनाने के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के लिए एक नापसंदीदा एयरक्राफ्ट बना सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से बोइंग F-50EX इंडिया को बेचने का परमिशन देने के बाद ये इंडियन MMRCA टेंडर में 8वां और अमेरिका की तरफ से पेश किया गया तीसरा फाइटर एयरक्राफ्ट बन चुका है। बोइंग F-15EX के अलावा MMRCA टेंडर में अमेरिका के 2 अन्य एयरक्राफ्ट जिनमें लॉकहीड मार्टिन के F-21 और बोइंग के ही F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट शामिल है, जबकि इसके अलावा रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के सुखोई Su-35 और मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया हुआ MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है। जबकि रशिया और अमेरिका के अलावा इस टेंडर में प्रमुख भूमिका यूरोप के देशों की तरफ से भी निभाया जा रहा है, जिनमें डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को सबसे मजबूत दावेदार जहां पे माना जा रहा है, तो वहीं पे इसके अलावा यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून और स्वीडिश कंपनी साफ के JS-39 ग्राइफिन E जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है। दोस्तों, जब पहली बार बोइंग कंपनी की तरफ से F-15EX को लेके अनऑफिशियली बताया गया था कि अमेरिकी गवर्नमेंट से इन एयरक्राफ्टों को लेके परमिशन मांगा जा रहा है, तब बोइंग कंपनी का दावा यह भी था कि इंडियन एयरफोर्स के जरूरतों को देखते हुए उनके तरफ से हर तरीके का सोल्यूशन को ढूंढा जाएगा और एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग हब या इकोसिस्टम जैसे कॉन्सेप्टों के ऊपर भी काम किया जाएगा। जबकि इतने सारे दावों के बावजूद अब इन एयरक्राफ्टों के कुछ खामियों के बारे में भी चर्चा किया जा रहा है। दोस्तों, खामियों के बारे में जानने से पहले चलिए F-15EX के कुछ खूबियों के बारे में जानते हैं जो इन एयरक्राफ्टों को F-15 के अन्य वर्जन या पुराने वर्जनों के तुलना में ज्यादा मजबूत तरीन एयरक्राफ्ट बनाता है। दोस्तों, F-15EX असल में बोइंग के F-15 ईगल के एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे बेसिकली मैकडोनल्ड डॉगलस के आइकॉनिक F-15 एयरक्राफ्ट के बेस में ही बनाया गया है। इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करते हुए कई सारे आधुनिक फीचर्स के इक्विपमेंटों को एयरक्राफ्ट में शामिल किया गया, जिनमें सबसे आधुनिक फीचर है इसके ग्लास कॉकपिट, जबकि इसके अलावा हेड ऑफ डिस्प्ले और हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले जैसे इक्विपमेंट भी F-15EX में शामिल किया गया है। फिलहाल जैसे इक्विपमेंटों का तैयारी डैसॉल्ट एविएशन के राफेल द्वारा अपने F-4 वर्जन में किया जा रहा है, जबकि F-15 के सुपर ईगल कॉन्सेप्ट से इन एयरक्राफ्टों में फ्लाई बाय वायर कॉन्सेप्ट को भी इंपोर्ट किया गया है, जिसके बदौलत अब F-15EX के पास अन्य वर्जन के F-15 एयरक्राफ्टों के तुलना में ज्यादा स्टेबिलिटी और ज्यादा एरोडायनामिक कंट्रोल होगा। दोस्तों, F-15EX में अमेरिका की तरफ से डेवलप किया हुआ APG-82V1 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो साइमल्टेनियसली कई सारे टारगेटों को डिटेक्ट, आइडेंटिफाई और ट्रैक कर सकता है, जबकि वो टारगेट हवा में हो, जमीन में हो या समुद्र में हो। इवन इन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडारों के पास आधुनिक रडारों की तुलना में थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस तक डिटेक्ट करने का क्षमता है, जबकि अमेरिका की तरफ से दावा यह भी किया जाता है कि इन रडारों के पास स्मॉल रडार क्रॉस सेक्शन वाले एयरक्राफ्टों के भी डिटेक्ट करने का क्षमता है। मतलब ये सेमी स्टेल्थ और स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को भी डिटेक्ट कर सकता है। जबकि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार के अलावा बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों के जैसे इनमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टमों को भी लगाया गया है। और इसके अलावा F-15EX एयरक्राफ्टों को एक हैवी रोल एयरक्राफ्टों के रूप में जहां पे देखा जाता है, तो वहीं पे इसके हथियार लोडिंग कैपेसिटी भी इतना ज्यादा है कि ये एक ही बार में कई सारे टारगेटों को ध्वस्त करने के लिए कई सारे हथियारों को लेकर उड़ान भर सकता है। F-15EX के ही अन्य एक वर्जन F-15 सुपर ईगल के पास करीबन 13,500 किलोग्राम के पेलोड लेने का क्षमता है, जिनमें 12 हार्ड पॉइंट तो ऐसे है जिनमें एयर टू एयर मिसाइलों को लगाया जा सकता है, जबकि कई जगह में दावा तो ये किया जाता है कि इनमें 15 हार्ड पॉइंट है जिनमें एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, अपग्रेडेशन के साथ साथ इन एयरक्राफ्टों में इंजनों का भी तब्दीली किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक F-15EX में अब प्रीटी विटनी के 2 F-100 PW220 इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से हर एक इंजन का मैक्सिमम थ्रस्ट कैपेबिलिटी 105 किलोन्यूटन है और आफ्टर बर्निंग के साथ ये एयरक्राफ्टों के रफ्तार में और वेट टू थ्रस्ट रेशियो में भी बढ़ोतरी देता है, जिसकी वजह से अब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही वर्टिकली ऊपर की तरफ जा सकता है, जो एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को तो मजबूत किया ही, साथ में एयरक्राफ्टों को एक पावरफुल एयरक्राफ्ट में भी तब्दील किया है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं F-15 के ऐसे कुछ खामियों के बारे में जो संभावित इन एयरक्राफ्टों को MMRCA टेंडर में एक कमजोर तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में दर्शा सकता है और इन कारणों की वजह से संभावित इंडियन एयरफोर्स द्वारा इन एयरक्राफ्ट को पसंद ना किया जाए। वैसे अगर देखें तो F-15 एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करके काफी आधुनिक बनाया
बनाया गया है। पर दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के सबसे कमजोरी इन एयरक्राफ्टों के पुराना डिजाइन है। 1980 के दशक में बनाया हुआ इन एयरक्राफ्टों को चाहे जितना भी अपग्रेड किया जाए, एयरक्राफ्टों के डिजाइन में वो फ्लॉज अभी भी है जो 80 के दशक के फाइटर एयरक्राफ्टों में रहता था। दोस्तों दूसरा खामी इन एयरक्राफ्टों के आकार में बड़ा और वजन में भारी होना है। MMRCA टेंडर को मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के हिसाब से देखा जाता है, जबकि F-15 एयरक्राफ्ट एक हैवी वेट एयरक्राफ्ट है। इंडियन एयरफोर्स इस टेंडर के द्वारा हैवी वेट एयरक्राफ्ट और लाइट वेट एयरक्राफ्ट के दरमियानी एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है और F-15 एयरक्राफ्ट के वजन और इसके आकार इसी वजह से एयरक्राफ्ट के टेंडर में चुनौती बना हुआ है। टेंडर में शामिल सुखोई Su-35 एयरक्राफ्ट को भी इसी वजह से नापसंद किया जाता है। जबकि दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के पास हैवी रोल के सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे अपग्रेड करके इंडियन एयरफोर्स द्वारा सुपर सुखोई बनाने के लिए तैयारी किया जा रहा है। ऐसे मौके में F-15 एक हैवी वेट एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसे नापसंद किया जा सकता है। दोस्तों पहला पॉइंट में जहां पे मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एयरक्राफ्टों के पुराने डिजाइन होने की वजह से इसमें कुछ फ्लॉज है और दोस्तों उन्हीं एक फ्लॉज के कारण से इन एयरक्राफ्टों को और ज्यादा नापसंद किया जा सकता है। दोस्तों इस फ्लॉज को रडार क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। इस टेंडर में शामिल बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में F-15 एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन काफी ज्यादा है और आधुनिक युग में आप सब लोगों को पता ही है कि एयरक्राफ्टों के स्टेल्थियर होना कितना ज्यादा जरूरी है। रडार जितना मजबूत होते जा रहा है उतना ही एयरक्राफ्टों को स्टेल्थी होना आवश्यक बनता जा रहा है, क्योंकि दुश्मन के नजर से छुपा रहना ही अब मिशन के सफलता का कारण बनते जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे मौके में एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो आकार में भी बड़ा है और रडार क्रॉस सेक्शन भी जिसका ज्यादा है वो ऑब्वियसली नापसंद किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ बोइंग द्वारा हाल ही में F-15 साइलेंट ईगल नामक एक कॉन्सेप्ट को भी सामने लाया गया था, जिसमें F-15 एयरक्राफ्टों को सेमी स्टेल्थ करने का प्रयास तो किया गया, लेकिन कई सालों के प्रयास के बावजूद इसमें बोइंग कंपनी को कोई सफलता नहीं मिला। संभावित एयरक्राफ्टों के पुराने एयरफ्रेम और पुराने डिजाइन होने की वजह से इसमें इतना तब्दीली करना पॉसिबल नहीं है कि इसे स्टेल्थियर बनाया जा सके। इवन दोस्तों MMRCA टेंडर में एक सबसे प्रमुख क्लॉज ये है कि कंपनी को टेंडर जीतने के लिए अपने प्रोडक्शन लाइन को इंडिया में बनाना पड़ेगा। साथ में एयरक्राफ्टों को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के अलावा इंडियन कंपनियों के साथ मिलकर सप्लाई लाइन को भी बनाना पड़ेगा। साथ में ज्वाइंट वेंचर के तहत एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी क्लॉज इसमें शामिल किया गया है। और दोस्तों आप सब लोगों को पता ही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में अमेरिका के ट्रैक रिकॉर्ड इतना खास अच्छा नहीं है। ऐसे मौके में देखना यह भी है कि टेंडर को हासिल करने के लिए अमेरिका द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर कितना फोकस किया जाता है और अमेरिका की तरफ से अगर इसमें रेस्ट्रिक्शन या क्लॉज को जोड़ने का प्रयास किया जाता है तो ये बोइंग कंपनी के लिए भी आने वाले समय में एयरक्राफ्ट के टेंडर जीतने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा F-15 को इस टेंडर में खाली अकेला आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि 7 अन्य फाइटर एयरक्राफ्टों का भी सामना करना पड़ेगा। और मल्टी रोल कैपेबिलिटी में F-15 का सबसे बड़ा चुनौती डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट है। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही है कि राफेल एयरक्राफ्ट ऑलरेडी MMRCA का पहला टेंडर जीत चुका है और इंडियन एयरफोर्स में इन एयरक्राफ्टों को शामिल करने के बाद जहां पे डैसॉल्ट एविएशन का संभावनाएं बढ़ा हुआ है, तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों का जो मल्टी रोल कैपेबिलिटी है वो बाकी एयरक्राफ्टों को काफी हद तक पीछे छोड़ देता है। राफेल एयरक्राफ्टों के पास हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से समुद्र में मार करने का क्षमता जहां पे है, तो वहीं पे एक ही मिशन में राफेल एयरक्राफ्ट इन तीनों रोलों को निभा सकता है। जबकि बोइंग के F-15 एयरक्राफ्टों को बेसिकली सबसे पहले एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट के हिसाब से डेवलप किया गया था, लेकिन बाद में अपग्रेडेशन के साथ इसमें कई सारे तब्दीली किया गया और इसे एक मल्टी रोल में तो तब्दील किया गया है। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि मल्टी रोल के मामले में F-15EX कितना हद तक राफेल एयरक्राफ्ट को चुनौती दे सकता है। तो दोस्तों कुल मिला के बोइंग कंपनी की तरफ से अपना भरपूर प्रयास तो किया जा रहा है कि इस टेंडर को हासिल किया जाए और FA-18 में जो खामियां था उसे दूर करने के लिए बोइंग कंपनी अपने F-15 के ऑफर को लेकर भी आगे आ चुका है। लेकिन F-15 में भी जो खामियां है उसे दूर करना एक तरफ जहां पे बोइंग के लिए चुनौती बना हुआ है, तो वहीं पे अमेरिकी गवर्नमेंट के रवैया और अमेरिका गवर्नमेंट के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के नीतियों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आने वाले समय में बोइंग कंपनी को इस टेंडर जीतने में कितना मदद होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।